नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में मौसमी बीमारी का खतरा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और अब स्क्रब टाइफस के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में अब तक कुल 481 केस हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा उदयपुर में 113 और जयपुर में 80 मरीज सामने आए। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है और एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी स्क्रब टाइफस को लेकर के चेताया है और यह बीमारी बारिश के मौसम से कीड़ों के काटने से होती है। अगर इसमें लापरवाही हुई तो जान जाने का भी इस बीमारी में खतरा रहता है। आज की चर्चा इसी बीमारी पर करेंगे कि आखिर इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं। ये सभी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान क्या क्या इसका प्रभाव होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है और अस्पतालों के अंदर इस बीमारी को लेकर के क्या तैयारियां हैं, ये सभी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर इसका प्रभाव राजस्थान के कई इलाकों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो कैसे इससे बचने के उपाय इसके सामने आ सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर के खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जरा इसके कुछ लक्षण दिखा देते हैं। दरअसल स्क्रब टाइफस के कुछ लक्षण हैं। लापरवाही से जान जाने का इसकी वजह से खतरा बना रहता है। तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, ये इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर में ऐंठन, बदन में दर्द, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप ये मान सकते हैं कि स्क्रब टाइफस से आप ग्रसित हो चुके हैं। सूखी खांसी आती है इससे, सीने में दर्द आपके होने लगता है, सांस लेने तक में आपको परेशानी होती है। तो स्क्रब टाइफस के कुछ लक्षण हैं। डेंगू की तरह प्लेटलेट्स भी गिरते हैं, लेकिन इसमें आपको अंतर करना होगा। ऑर्गन फेलियर का भी इसमें खतरा बना रहता है। तो यानी कि लापरवाही अगर आप बरतते हैं तो जान जाने का भी खतरा बन सकता है। इसलिए हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको इन लक्षणों को बहुत गौर से देखना है, समझना है। एक्सपर्ट्स की टीम हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम में जुड़ेगी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे कि कैसे इस खतरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं। सूखी खांसी, सीने में दर्द, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। सांस लेने में अगर आपको परेशानी होती है तो जरा सा सावधान हो जाएं। डेंगू की तरह इसमें भी प्लेटलेट्स गिरते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। उनको यही लगता है कि शायद डेंगू हो गया है। लेकिन आपको अगर ऐसा इनमें से कुछ भी लक्षण अगर आपको नजर आते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाना है। आपको उनके पास जाकर के अपनी बीमारी के बारे में बताना है, लक्षणों के बारे में बताना है और आप अपनी, क्योंकि डॉक्टर उसके बाद जो है वो टेस्ट के लिए आपको बोला जाएगा और टेस्ट करने के बाद ही वो तय होगा, ये पता चल पाएगा कि आपको क्या बीमारी है। लेकिन आपको इस समय में अगर किसी भी तरीके से ये जो लक्षण आपको दिखाए जा रहे हैं, इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं, आपको लगता है कि ये जो बीमारी है वो आपकी गंभीर हो रही है, आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो आपको सबसे पहले अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाकर के पास आपको जरूर आपको जाना चाहिए और सबसे पहले आपको उनसे अपनी बीमारी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और चलिए अब जरा बिना देरी किए आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बबीता शर्मा जी अब जुड़ रही हैं और साथ ही हमारे साथ पूर्व डीजी आईसीएमआर एनके गांगुली सर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सलाहकार हैं प्रयास संस्थान के राजस्थान से डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मेडिकल कॉलेज कोटा से एमडी मेडिसिन डॉक्टर योगेश कुमार भी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन मैं सबसे पहले एनके गांगुली सर आपके पास ही आ रहा हूं। ये जो स्क्रब टाइफस है, ये किस तरीके की बीमारी है और इसके लक्षण हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे और इसीलिए कार्यक्रम भी किया गया ताकि लोग अवेयर हो पाए। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर, क्या बीमारी है ये? तो ये जो बग है या कीड़ा है जिससे कि स्टफ टाइफस होता है, इसको ओरिएंटालिस सुसुगा मूसी बोलते हैं। जापान में सबसे पहले ये निकला था और इसको एक ट्रायंगुलर कंट्रीज में होता था, ईस्टर्न रशिया, जापान और सोलोमन आइलैंड। अब ये दुनिया भर में फैल गया हुआ है। ये एक कीड़े को काटने से होता है जिसे कि टॉम्बिकुलॉइड माइट बोलते हैं। तो इसको काटने से एक चीज बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमें एक का चार होता है जो कि काले रंग का होता है, माने एक पपड़ी सी पड़ती है जहां पर माइट काटता है। हम्म। तो वो हर किसी को होता है जहां माइट काटता है, तो वो अगर दिखता है तो ये पता चल जाता है कि ये जो है इसके लिए हुई है। ये होता है पहाड़ी वाले एरियाज में जहां पर की झाड़ियां होती है, वहां पर ये होता है। तो
राजस्थान में, साउथ राजस्थान में पर्टिकुलरली होता है जो आपने अभी बोला, और इवन निमराना वगैरह में भी ये रिपोर्ट हुआ है। और अभी एक आईसीएमआर की स्टडी हुई थी जो कि वो एक्यूट एनकेफेलाइटिस जापानीज बी के लिए कर रहे थे, हम्म। तो 30% सारे फीवर जो हैं वो स्कब टाइफस के जरिए होते हैं। स्कब टाइफस में आपने सारे विस्तार से बोला है इनका क्या सिम्टम्स होता है, बट जब जब ये आगे बढ़ता है तो ऑर्गन फेल्योर्स होते हैं, जैसे आपने सही बोला कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, सीएनएस भी एक्यूट एनकेफेलाइटिस जैसे सिंड्रोम भी हो सकते हैं, तब ये ज्यादा ज्यादा भयानक हो जाता है। इसमें कोई वैक्सीन नहीं है क्योंकि ये बहुत ही वेरिएशन होते हैं इसमें, देश के अंदर भी, दुनिया भर के दूसरे स्ट्रेन्स के अंदर, तो इसलिए वैक्सीन नहीं बनता। बट ये एक बैक्टीरिया है, पहले से रिकेट्सिया कहते थे, जो कि बैक्टीरिया वायरस के बीच में होती है, बट अब ये एक बैक्टीरिया के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है। और ये जो बैक्टीरिया है ये एंटीबायोटिक से इसका निदान हो सकता है। तो सबसे ज्यादा इसमें काम करती है जो डॉक्सीसाइक्लिन है। जी। डॉक्सीसाइक्लिन इस पर बहुत अच्छा काम करता है। हाँ। और एजिथ्रोमाइसिन है जिसको कि एक डोज देते हैं दिन में, वो भी अच्छा काम करता है। और क्लोरोमफेनिकॉल भी काम करता है, बट क्लोरोमफेनिकॉल रिजर्व कैटेगरी का ड्रग है। बट ये दोनों एंटीबायोटिक बहुत अच्छा काम इसमें करते हैं। बाकी जब इसमें जो निदान है, जो दूसरे डायग्नोसिस है इसका, इसका डायग्नोसिस एक हमारे जमाने में जब हम मेडिकल स्कूल में थे, एक टेस्ट होता था वाइल्ड फेलिक्स बोलते थे, वो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं था, बट अभी एक इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट है। और उसके अलावा इसको आसानी से आजकल पीसीआर टेस्ट हर जगह होती है, पीसीआर से भी ये पता चलता है। एक इसमें परेशानी है, जैसे गुड़गांव के पास में काफी जापानीज कॉलोनीज हैं, हाँ। तो एक दो जापानीज स्ट्रेन जो कि कभी इंडिया में नहीं दिखे थे, वहां पर वो देखे गए। यहाँ एक हॉस्पिटल है, वो शायद सीक्वेंसिंग कर रही थी सारे स्ट्रेन्स का, तो उसको ऐसा स्ट्रेन मिला जो कि जापान में पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता। हम्म। तो आजकल जब लोगों का भ्रमण बहुत हो गया है, तो इसका जो विस्तार है सुक्सुगामुची का, ये दुनिया भर में हुआ है। इंडिया ठीक है। के लिए खासकर अगर आपको फीवर हुआ है, और हाई फीवर हुआ है, जैसे आपने बोला जोड़ों का दर्द हो रहा है, हाँ। मसल पेन हो रहा है, अगर थोड़ा सा आपके पास रैशेस भी निकले हैं, तो आप जरूर सुसुगामुशी का जो स्क्रब टाइफस का टेस्ट है वो करवा लेना जी। चाहिए। और कभी कभी इसमें स्प्लीन का एनलार्जमेंट भी मिलता है, तो करवा लेना चाहिए, डायग्नोसिस हो जाए तो बड़े आसान है इसका ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक से ये का ठीक असर है। इसके ऊपर होता है। ठीक है सर। ठीक है, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ हैं, मैं ज़रा उनका भी रुख कर लेता हूँ, उसके बाद मैं योगेश जी आपके पास भी आता हूँ। आप नरेंद्र गुप्ता सर एक चीज़ बताइए, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया, बहुत विस्तार से बताया, बहुत अच्छे से बताया कि भाई इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं, कैसे आप पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एग्जैक्ट कैसे पता चले कि भाई स्क्रब टाइफस आपको हुआ है। तो इसमें जैसे जोड़ों का दर्द भी है, लेकिन ये तो अब आम परेशानी होती है, जब भी हम छोटी कुछ बीमारी होती है ना, तो उसको हम ये सोचते हैं कि ये वैसे ही चलिए दवाई खा लेंगे वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो ये लापरवाही नहीं करनी है। जी, इसके लिए जैसा डॉक्टर गांगुली साहब ने बहुत विस्तार से सारी चीजें बता दी हैं, और जैसा हम जानते हैं कि ये रोग एक ऐसा रोग है जो कि मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता है। ये तो हम्म। ये इसमें ठीक अच्छी बात यह है कि इतनी आसानी से संक्रमण इसका नहीं बढ़ेगा। दूसरा ये कि जो कुछ इसके अंदर जो बैक्टीरिया के कारण जिस तरह की भी जो सिम्टम्स आते हैं बीमारी के, बुखार आना, शरीर दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। पर एक विशेष बात इसमें ये भी है कि जिस जगह वो इसमें इसने काटा है, उस जगह पे आप एक एक वहां पर एक निशान रैश जैसा आ जाएगा, एक वहां पर एक जगह ऐसी बन जाएगी जो आपको दिखेगी एक तरह से। एक तो ये बात है। और जैसे हम कोई एक जमाना होता था कि जब कोई भी बुखार होता था तो ये मान के चलते थे कि मलेरिया है, जब तक कि उसको हम रूल आउट नहीं कर देते थे, ये पता नहीं लगा लेते थे कि ये मलेरिया नहीं है। हम्म। तो जिस इलाकों में स्क्रब टाइफस होने की संभावनाएं हैं, वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के लक्षणों से ग्रसित होता है, तो उसको स्क्रब
टाइफस का टेस्ट करा लेना ही चाहिए। और सरकार भी इसके लिए अब संवेदनशील है, क्योंकि जो इलाके जैसे भी उदयपुर में बहुत बड़ी संख्या में इस तरफ टाइफस के रोगी पाए गए हैं, हाँ। तो अब वहां पर जो भी इस तरह के लक्षणों के साथ कोई व्यक्ति आ रहे हैं तो उन सबका स्क्रब टाइफस के लिए टेस्ट किया भी जा रहा है। ठीक है। दूसरा ये है कि हमको प्रिवेंशन के लिए लगातार करने की कोशिश जरूरी है, और उसके लिए जो जो क्षेत्र, जैसे कि जो लोग इस तरह के जंगली इलाकों में या खेत खलियान ऐसे हैं जहां पर कि इस तरह के पिस्सू मिलने की संभावना है, वहां कैसे हम उस चीज का व्यवस्था करें जिससे कि ये वहां पर पिस्सू है इनको मार दिया जाए, जिससे कि ये रोग ना हो। ठीक तो है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि प्रिवेंशन तो हमेशा ही बेटर है, क्योंकि इसके लिए कोई टीका तो है नहीं। बिल्कुल टीका है और ये नहीं, और ये सबसे बड़ी चिंता की भी बात है। लेकिन इसमें एक और बात ये भी है कि बड़ा घातक भी बताया जाता है कि इसमें ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, जान तक भी जा सकती है। ये इसलिए संकट की स्थिति बन जाती है। मैं इसमें जरा जवाब दूंगा, लेकिन बबीता शर्मा जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं योगेश कुमार जी को जरा जोड़ लेता हूँ। योगेश जी, एक चीज़ बताइए कि ये बड़ी संकट की स्थिति है कि इसकी कोई मेडिसिन तो है नहीं, इलाज आपको करना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एहतियात बरतना ही। तो आप क्या बताएंगे, मतलब क्या कहेंगे लोगों को कि आपको कैसे बचना चाहिए अगर ये बीमारी आपको हो रही है या आपको इससे बचना है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्से में इसका प्रभाव देखा जा रहा है, तो बचने के उपाय इसके क्या हैं? देखिए, बचने का मुख्यतः उपाय ये है कि बेसिकली अपन को ये देखना है कि अगर अपने आसपास के एरिया में पहले से स्क्रब टाइफस एक एंडेमिक एरिया है अपना, तो अपन को बहुत एहतियात बरतनी है कि जैसे अपन को अपने जो शरीर है उसको कवर करके रखना है। कवर करने का मतलब ये है कि जैसे आप नंगे पैर बाहर की तरफ झाड़ियों की तरफ मत जाइए। दूसरा, कोई भी जैसे पशु है उसके पास भी, अगर जैसे गाय भैंस बकरी है उसके पास भी अगर आप जाते हैं तो अपने एरिया को कवर करके रखें, जैसे गर्दन को कवर रखें। जो सर बता रहे थे, रेस्पेक्टेड डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, कि इसके काटने के बाद में एक पपड़ी जैसा निशान हो जाता है जिसको एशर बोलते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और वो अपन को इस जनरली वो अपने ग्रोइन एरियाज में, एक्सिलाज में, नेक पे और बैक पे मिलता है। तो और दूसरा अपन इसको मतलब ये एक अपने को अलर्ट है कि अगर ऐसा कुछ आपके शरीर पे मिल रहा है, साथ में आपको बुखार भी आ रहा है, माइल्जिया भी है, तो तुरंत अपन अपने नजदीकी अस्पताल में पहुंचे और जो नजदीकी चिकित्सक है उसको ये जानकारी दें। दूसरा ये है कि दूसरा बचाव ये कर सकते हैं कि जो ईपी अप्रूव्ड इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं, डीडीटी जो है, उनका छिड़काव करना चाहिए। दूसरा, आसपास घरों के पास जो झाड़ियां हैं उनको अपन को दूर करना चाहिए, और खेतों में अगर जा रहे हैं तो अपने आप को कवर करके रखें। और तीसरा सर ये कह रहे थे कि जो इन्वेस्टिगेशन है इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए, वो मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि हमने यहाँ पे हमारे मेडिकल कॉलेज में जो हमारी रेस्पेक्टेड एचओडी मैडम है मेडिसिन की, डॉक्टर मीनाक्षी शारदा मैम, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था 2019-20 के आसपास। अराउंड 30 to 40 स्क्रब टाइफस के पेशेंट थे, उनमें हमने बेसिक लेवल पे क्या इन्वेस्टिगेशन अपन को सजेस्ट करे कि जिससे ये पता लग जाए कि स्क्रब टाइफस है या नहीं। तो हमने ट्राइग्लिसराइड लेवल की मॉनिटरिंग करी थी। तो वो ट्राइग्लिसराइड लेवल है, वो जनरली इस इन्फेक्शन में बहुत हाई साइड होता है। तो आप जनरल पेरिफेरी पे, पीएचसी सीएचसी सेंटर पे आप अपना लिपिड प्रोफाइल करवाएं, उसमें बुखार के साथ में आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई मिलता है, तो आप पहली अपना जो डायग्नोसिस है वो स्क्रब टाइफस की ओर सोचें। ठीक है। जी सर। ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं इसमें गांगुली सर को जोड़ लेता हूँ। गांगुली सर, एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में इस बात को लेकर के चिंता है कि भाई जो पहले से किसी बीमारी से, जिनको बीपी है, कि जिनको डायबिटीज़ है, या कोई और जो गंभीर बीमारी अगर उससे वो पीड़ित हैं, तो क्या उनके ऊपर ज़्यादा खतरा है इसका? यस, जो कोमोर्बिडिटीज के साथ जो डेथ्स होती है, पर्टिकुलरली जिनका लंग कॉम्प्रोमाइज होता है, जैसे जिनको लेटरल स्क्लेरोसिस होता है लंग का, तो उसमें क्योंकि लंग बहुत कॉमनली अफेक्टेड होता है कोमोर्बिडिटीज में। हार्ट जिनका प्रॉब्लम होता है, और ये एनकेफेलाइटिस भी करता है, अगर पर्टिकुलरली बच्चों में हुआ तो एनकेफेलाइटिस भी होता है इसमें। तो जब ये होता है तो प्रॉब्लम होती है। बट जैसे मैंने आपको बोला था कि एक और लक्षण, जैसे ने ट्राइग्लिसराइड बोला, एक और लक्षण होता है, आप प्लेटलेट बोल रहे थे, बट इसमें डेंगू में इसमें ये फर्क है कि इसमें पूरा ल्यूकोपीनिया होता है, तो ल्यूकोसाइट्स घटते हैं, बहुत जबरदस्त घटते हैं। तो वो एक और चीज होती है जो पकड़ी जा सकती है।
बट इसमें ये एंटीबायोटिक से बहुत अच्छा काम करता है। तो डॉक्सीसाइक्लिन बड़ी कॉमन है रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक, जो यूज होती है। एजिथ्रोमाइसिन ऑल्सो इज अ वेरी गुड रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक। और क्लोरामफेनिकोल तो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसमें एक चीज और सोचनी चाहिए कि ये साइकिल जो है ये माइट में, टॉम्बिकुलॉइड माइट और रोडेंट्स में होता है। झाड़ियों में जो रोडेंट्स होते हैं हाँ। वो मनुष्य को तभी काटता है जब मनुष्य झाड़ियों में जाते हैं या वहाँ आसपास काम के सिलसिले में हाँ। वहां पर जाते हैं। तो रोडेंट कंट्रोल भी एक बहुत तो क्या इम्पोर्टेंट गांगुली चीज। सर इसको ये भी माने कि जो हमारे किसान हैं या खेत में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए इससे ज़्यादा खतरा है? हाँ, इससे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो लोग झाड़ी वगैरह में काम करते हैं, जो चरवाहे होते हैं, जो 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 चराने के लिए, पशु चराने के लिए जाते हैं, हाँ। तो उन लोगों को ज्यादा खतरा है। बट कई जगह पर, जैसे यहाँ पर दो लोग इसमें बहुत अच्छा काम करते थे इंडिया में, अब वो दोनों नहीं रहे। एक डॉक्टर आहूजा थे, वो कसौली में थे, और डॉक्टर कालरा थे जो माइक्रोलॉजी के हेड थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। तो उन लोगों ने उस वक्त काफी एक बड़ा दौर आया था सुसुगामुशी का। तो वो लोग करते थे कि जो प्रोटेक्टिव गियरिंग है, जैसे सबसे ज्यादा पैर में या उसमें काटते हैं, तो ग्लव्स पहनो और पैर में गमबूट्स पहनो। जो हाँ। लोग यहाँ पर काम करने जाते थे उनको ये सलाह दी जाती थी, जिनको झाड़ियों और उसमें, और ज्यादातर हिली रीजन में ये पर्टिकुलरली जो झाड़ियाँ होती है उसमें ये होते हैं। तो इसके हैबिटेट्स है जहाँ पर ये सारी चीजें होती है। हम्म। और जो लोग खेतों में काम करते हैं वहां पर रैट्स बहुत होते हैं, क्योंकि रैट्स ग्रेन लेकर अपने बिलों में जमा करते हैं और वहां से खाते हैं। तो रैट्स का कंट्रोल, जो रोडेंट्स का कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इंसेक्ट कंट्रोल के साथ साथ। तो हम्म। जैसे भी सलाह दी गई थी, इंसेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक बहुत छोटी सी वो होती है माइट, ये आंखों से ठीक से दिखती भी नहीं है, हम्म। ये इतनी छोटी होती है। हाँ। सो नॉर्मली लोग इसको देख नहीं पाते हैं, ये काट देता है। बट सबसे पहले मैं फिर ये रिपीट करने की कोशिश कर, सारे लोगों ने ये बदला है। इसमें एक काले रंग का, इसका रंग बिल्कुल काला होता है, हाँ। चार होता है जहाँ ये काटती है। बट प्रॉब्लम ये है कि बाद में पता चलता है जब ये माइट काटती है तो दर्द वगैरह इरिटेशन नहीं होता वहां पर, बट ये चार बन जाते हैं, काले रंग का पपड़ी वहां बन जाता है। तो वो पपड़ी से, अगर पपड़ी है और फीवर है, तो बिल्कुल ये स्कब टाइफस होने के चांसेस बहुत हाई है। ठीक है। ठीक है। ये बहुत सटीक आपने बताया है कि कैसे आपको लक्षण आपको पता चल जाएंगे बहुत आसानी से और बहुत सरल शब्दों में। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बबीता जी को भी कार्यक्रम में जोड़ रहा हूँ। बबीता जी, एक चीज़ ये बताइए, हम अब सामाजिक रूप से जागरूकता लाना ये बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी कोशिश है, और ख़ास करके अब जब मौसम में बदलाव है, बारिश का समय है, और अक्सर इस समय में हम देखते हैं कि छोटे छोटे कीट पतंगे इस टाइम ज़्यादा होते हैं। तो ये जन जागरूकता का काम भी है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज तो है नहीं, है ना, कोई वैक्सीन है नहीं, तो इससे बचाव का ही एकमात्र उपाय है। जी, बिल्कुल। इसमें क्या है कि एक, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बचाव में ही बचाव है, सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। और समाज में इस बात का, जैसे कि आप लोग भी बार बार से टीवी चैनल्स पे दिखा रहे हैं, ये भी जागरूकता का ही विषय है कि इस तरह से अपने आप को कवर करके रखें। और इसका, देखिए, जब कोई भी बीमारी होती है तो बॉडी ऑर्गन्स पे तो इम्पैक्ट आता ही आता है ऑब्वियसली। प्लेटलेट्स भी कम हो जाती हैं इसके अंदर, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, ऑर्गन पे भी इफेक्ट होता है। और तो पूरे बॉडी को कवर करके रखना है, ये सब बातों का खास तौर से ध्यान रखना होगा। क्योंकि बारिश का समय है इस समय, तो बारिश के समय में हम भी जैसे जागरूकता फैला रहे हैं कि भाई माताएं बहनें बच्चों को बचा के रखें, ज्यादा बाहर जो स्लम्स एरिया होते हैं उनमें बच्चे क्या है कि पानी वगैरह में खेलने लग जाते हैं बाहर, जरा सी बारिश आने पे, तो उनको रोकें। हम इधर इसमें जागरूकता, इधर हम एक रखने वाले हैं कि स्लम्स एरिया में जाके कि बताएं कि भाई बच्चों को, अपने को सावधानी बरतें, ठीक है। ज्यादा गंदगी में ना जाने दें, बच्चों को कवर करके रखें।
और अगर कोई सिम्टम नजर आता है तो तुरंत डॉक्टर को तुरंत डॉक्टर दिखाएं। से सलाह लेकर बचाव के में ही बचाव है। बिल्कुल यही बचाव ही एकमात्र उपाय है। मैं इसमें डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता को भी जोड़ रहा हूँ। नरेंद्र सर, एक चीज़ और बताइए कि अस्पतालों के अंदर अभी व्यवस्थाएं क्या हैं, क्योंकि उदयपुर जैसे इलाके हैं या और जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर लगातार केसेस जब सामने आ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में अभी तक केसेस मिल चुके हैं, तो ऐसे में अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं इसको लेकर के क्या होनी चाहिए? ज्यादा व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वैसे तो इसका इलाज के लिए भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि रोग अपनी गंभीर अवस्था में ना पहुंच जाए। तो अगर प्राथमिक स्तर की हमारी सेवाएं अगर बेहतर हैं, चुरुस्त दुरुस्त हैं, और विशेष रूप से अगर जैसे ही व्यक्ति को बुखार आना शुरू हो, शरीर दर्द होने लगे, और अगर उसको लगे कि कहीं पे मेरे किसी घाव में पपड़ी जैसा कुछ बन गया है, इस तरह की चीजों के बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी दें, और वो नजदीक का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाएं और वहां पर जाकर अपना तुरंत इलाज करा लें। और जैसा बताया कि इलाज के लिए तो बहुत जो एंटीबायोटिक्स हैं, हमारे डॉक्सीसाइक्लिन है या मतलब टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का है, एरिथ्रोमाइसिन है या क्लोरामफेनिकॉल है, ये जो भी दवाएं हैं ये देके और इलाज किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत व्यापक व्यवस्था की आवश्यकता तब तक नहीं जब तक कि वो बहुत आगे बढ़ नहीं गया। महत्वपूर्ण बात यही है कि हम कैसे हम लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स अच्छा, लेने शुरू हम करें। कई बार जैसे देखते हैं कि आप इस समय के अंदर ना स्प्रे भी कर हम दिया जाता है कि भाई स्प्रे करने से थोड़ा सा कीट पतंगे या मच्छर जनित जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो क्या इसमें भी वो अप्लाई करता है? क्या इससे कारगर रहेगा वो? नहीं, कारगर तो रहेगा, हम्म। पर ज्यादा अच्छा यही है कि जैसे कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रहे थे, जैसे कि ग्लव्स पहनने की और गम बूट्स की। अब अगर आप गम बूट पहनेंगे तो ना केवल आप इस बीमारी से बचेंगे बल्कि अनेकों तरह की और समस्याएं जिनसे भी बचेंगे। जैसे बरसात के दिनों में और खासतौर से जो खेतों में काम कर रहे हैं या जो चरवाए हैं, बकरी गाय भैंस चरा रहे हैं जंगल में या ऐसे ही कोई खुली जगह पे जहाँ पर झाड़ियां बहुत हैं, तो वहां पर सांप काटने का खतरा है, वो भी उससे भी बचेंगे, और अनेकों तरह के रोग हैं उनसे वो बचेंगे। तो ये इस तरह के जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं उनका हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में प्रचार करें, प्रसार करें। बल्कि सरकारी भी कुछ योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये सब चीजें उपलब्ध करवाई जा सके और आदत में डाला जा सके। क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे देश के अंदर जैसे हेलमेट पहनने का कोई रिवाज नहीं है, जबकि सब जानते हैं कि हेलमेट पहनने से काफी कुछ बचा जा सकता है। तो ये जो बचाव की जितनी चीजें हैं उनके बारे में अधिक से अधिक प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए कि जिंदगी बहुत कीमती है, और उसको छोटी सी कारणों से आप उसको गंवाएं नहीं, या उसके कारण से आप ऐसे इस हालत में पहुंच जाएं कि आप बिल्कुल डिसेबल्ड हो जाएं, परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाएं। उस सब चीजों से कैसे आप बच सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए अधिक से अधिक हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए। साथ में उसके लिए ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, प्राइमरी हेल्थ केयर पे अवेलेबल है, कम्युनिटी हेल्थ केयर पे अवेलेबल है, बड़े बड़े अस्पतालों में तो इसके लिए जाने की आवश्यकता जब कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर करे तभी आप जाएं, या कम्युनिटी ठीक है, हेल्थ सेंटर से रेफर करें। ठीक है। मैं इसमें अन्यथा योगेश जी को जोड़ आप रहा बड़े हूँ। जी। अस्पतालों को इसके लिए क्राउडेड ना करें। हाँ, ठीक है। मतलब जब ज़्यादा ज़रूरत है या कोई सीरियस कंडीशन है तो अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना इसमें जो है केसेस वैसे ही घर में बड़ा अस्पताल मतलब जहाँ इसको हल भर्ती किया जा की सकता है। आवश्यकता। ठीक है, मैं इसमें योगेश जी को जोड़ लेता हूँ। योगेश जी, एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि भाई जो छोटे बच्चे हैं, एक तो भाई जो खेत में जा रहे हैं, काम करने वाले लोग हैं या किसान हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा, छोटे बच्चे जो हैं उनको पता नहीं है भाई फुल स्लीव्स के, आपको ही ध्यान देना होगा। जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान देना होगा अपने घर के अंदर बच्चों को बताना कि इस समय पर वो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, बाहर ज़्यादा इस तरीके से ना खेलें। थोड़ा ये थोड़ा सा और प्रिकॉशन हमें रखना होगा। देखिए, बच्चों में भी उतनी ही संभावना है फैलने की। अगर बच्चे स्क्रब टाइफस के वेजिटेशन के पास जहाँ भी झाड़ियों में जहाँ भी स्क्रब टाइफस फैलने की चांसेस रहते हैं, अगर बच्चे वहां पे जा रहे हैं तो जो मेजर्स हैं वो सेम जो अपन बड़ों पे अप्लाई करते हैं उसी तरीके से बच्चों पे अपन को करना है। जैसे कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, बांह ढक के रखें, और जो हमारे कैटल्स होते हैं, जानवर जो मैंने बताए पशु होते हैं, गाय भैंस बकरी, उनके पास जाने से बचें। और दूसरा ये है कि अब बच्चों को आप ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन घर में रख सकते हैं,
तो बेटर यही है कि उनका पोस्ट मानसून के सीजन में जो इस समय स्क्रब टाइफस फैलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, उस समय बच्चों को अपन थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और दूसरा ही, बच्चों को जैसे ही कोई बुखार जैसे सिम्टम आ रहे हैं तो अपन उस पर विशेष ध्यान दें और पूरी तरह उनकी बॉडी अनकवर करके अपन देखें कि वो जो एशर फॉर्मेशन है, जो पपड़ी जैसा निशान है, वो कहीं है या नहीं है। तो उसको अगर ऐसा कुछ मिलता है तो अपन नजदीकी अपने हेल्थ सेंटर पे पहुंचे। और बच्चों का भी वही सेम ट्रीटमेंट है, बस अपन को एंटीबायोटिक की उनकी एज के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक की डोज सेट करनी है, बाकी सेम ट्रीटमेंट बच्चों का उसी तरीके से। तो बच्चों को तो अपन ये है कि पेरेंट्स ही अवेयर रहेंगे तभी बच्चे बच सकते हैं। और बच्चों को, जो लोकल बच्चे खेतों में काम करने वाले हैं, जैसे कई गांव ग्रामीण परिवेश में ये होता है कि छोटे बच्चे खेतों में घास काटने ठीक भी है। जाते हैं और सब चीजें जाते हैं। हाँ। तो बस उनको यही है कि अपन फुल स्लीव और पूरा कवर करके रखें। जैसे बच्चे छोटे नेकर पहनते हैं तो उसकी जगह हाँ। पजामे और इस तरीके से करें, और या तो चप्पल पहने या मोजे पहन के जाएं। जैसे ठीक है, मैं जरा लास्ट रिएक्शन में इसमें मैं गांगुली सर से लेना चाह रहा हूं। सर, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए सर, कि हम ये बात कर रहे हैं कि इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, लेकिन ये बीमारी बड़ी घातक साबित हो सकती है, इसमें ऑर्गन फेलियर जैसे चांसेस भी बन जाते हैं। तो बहुत आपने बारीकी से बताया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है, लेकिन ये खतरनाक कैसे बन जाता है, थोड़ा सा इसके एक बारे में बता दीजिए सर। और एक साथ ही चीज साथ एक चीज़ सर, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि ये अभी इसका पीरियड और कितना रहता है? कुछ एक महीने, एक आध महीने का और समय है जब और ज़्यादा सावधानी बरतनी है? नॉर्मली जैसे बदला गया, ये मॉनसून और पोस्ट मॉनसून पीरियड में जैसे जहां पर की झाड़ियां वगैरह पहले होती नहीं, हम्म। गर्मियों में सूख जाती है, वो पनपती है। तो जब ये झाड़ियां पनपती है तो ये जो माइट्स है, जिसको कि जो कि ट्रॉम्बिकुलॉइड माइट्स है, वो भी पनपता है, उसकी संख्या काफी बढ़ जाती है उस वक्त। तो ये जो 3-4 महीने हैं, मानसून एंड पोस्ट मानसून, इसमें एहतियात की ज्यादा जरूरत होती है। बट एक चीज और मैं बतलाना चाहूंगा कि इन महीने में जैसे कोई भी आदमी फीवर के साथ आता है तो उसमें मलेरिया देखा जाता है, डेंगू देखा जाता है, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस देखा जाता है। इस तरह से 4-5 चीजें जो जिसके साथ बुखार जुड़ा हुआ है, टाइफाइड देखा जाता है, जी। ये सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है। इसमें इसमें स्क्रब टाइफस का टेस्ट भी जोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, ये तो ये जब बहुत भी महत्वपूर्ण है और हमारी कोशिश यही थी सर। माफ़ी के साथ रोक रहा हूँ सर, आप समय इतना ही है, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने दर्शक जिन्होंने ये कार्यक्रम देखा है, उनको इस बीमारी से बचने के लिए बहुत सारे उपाय भी मिले होंगे। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और स्क्रब टाइफस से कैसे आपको बचना है उसके उपाय इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुँचाए। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।